ऑलराइट बच्चों, देखिए अभी हम बात करने वाले हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस की। और एग्जामिनेशन में आपके रूमेटाइड अर्थराइटिस या गाउट दो में से एक से जरूर से क्वेश्चन आता है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है ये जॉइंट का प्रॉब्लम है। रूमेटाइड अर्थराइटिस हम पढ़ रहे हैं और ये बेसिकली किसका प्रॉब्लम है? जॉइंट का। जॉइंट आपका क्या हो सकता है? लाइक जॉइंट मींस लाइक हैंड का, आपका एल्बो का जॉइंट, या बेसिकली नी का जॉइंट, या शोल्डर का जॉइंट। स्मॉलर जॉइंट भी इन्वॉल्व होंगे और इन क्रॉनिक डिजीज ये लार्जर जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हैं उतनी चीजें आपको एग्जामिनेशन में हाईलाइट करके लिखनी है, राइट। सबसे वन, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून। तो ये आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करना है कि दिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज बच्चों जो भी होती है ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें होता क्या है कि जिस जगह ऑटो इम्यून डिजीज ये मेन ओरिजिनेट होती है, लाइक यहां हम जॉइंट में बात कर रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली किसी चीज के लिए बॉडी उस चीज को एज ए एंटीजन ट्रीट करने लगती है, एज ए फॉरेन पार्टिकल। तो बॉडी क्या करती है कि उसके अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, मींस उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिक रिएक्शन। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस चूंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, यहां पे बेसिकली जॉइंट में इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस चलने लगते हैं। और बच्चों जब इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस चलने लगते हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, ये आपका अगर सपोज करिए ये बोनी जॉइंट है इस तरीके से, तो यहां पे अगर इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस चलेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो जॉइंट का पार्ट है ये बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपका इन्फ्लेम्ड होगा, जिसको हम सॉलन भी बोलते हैं, राइट। एंड यहां पे सेकेंडरी जब मीडिएटर्स आएंगे, लाइक इंटरल्यूकिन आएगा, साइटोकाइंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, उस चीज को पेनफुल बनाते हैं। बेसिकली क्या बनाते हैं? पेनफुल। एंड वहां पे लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कई बार क्रॉनिक स्टेज में ये उस ज्वाइंट को डिफॉर्म्ड भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसके शेप को चेंज भी कर देते हैं, डिफॉर्म्ड कर देते हैं। तो आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस बेसिकली हुआ क्या? इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द जॉइंट, कैरेक्टराइज्ड बाय द सोलन, पेनफुल, डिफॉर्म्ड एंड इमोबाइल जॉइंट। इमोबाइल मींस उसमें मूवमेंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमने इसको क्या बोला? इमोबाइल जॉइंट। अब देखिए, एक तो ये पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि ज्वाइंट में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, रीजन ये है कि आपका इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस है। दूसरी बात आपको ये हाईलाइट रखनी है, रूमेटाइड अर्थराइटिस ऐसा नहीं होता कि केवल ज्वाइंट में। इन द क्रॉनिक स्टेज, अपार्ट फ्रॉम द ज्वाइंट, इट ऑल्सो कैन स्प्रेड टू द लंग्स, टू द हार्ट, टू द स्किन एंड टू द आईज एज वेल। तो ये आपको पॉइंट हाईलाइट करना है। ज्वाइंट अर्थराइटिस अमूमन ये सोचते हैं कि ज्वाइंट अर्थराइटिस आपके ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, तो ज्वाइंट का तो है ही है, इनिशिएशन इसका बेसिकली ज्वाइंट से ही होता है। लेकिन एट द क्रॉनिक स्टेज कई बार रूमेटाइड अर्थराइटिस आपके हार्ट को, लंग्स को, आईज को भी इफेक्ट डालता है, राइट। तो ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस अगर किसी को इनिशिएट होता है तो बेसिकली इसका हॉलमार्क साइन क्या है। तो जिस भी इंडिविजुअल को रूमेटाइड अर्थराइटिस की स्टार्टिंग होगी, बेसिकली मॉर्निंग टाइम पे उसको चलने में थोड़ा तकलीफ होगी, तो स्टिफनेस होगी, उसके जॉइंट में स्टिफनेस उसको फील होगी, उसका जॉइंट फ्री मोबाइल, मतलब वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर फ्री मोबिलिटी अपने जॉइंट में फील नहीं करेगा। तो बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पे हॉलमार्क क्या है? मॉर्निंग स्टिफनेस, राइट। अब चूंकि हमको इसकी एंटी रोमेटाइड ड्रग्स पढ़नी है, तो हम उस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को टारगेट करेंगे जो बेसिकली जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर रही है। देखिए मॉलिक्यूलर, अगर हम इसके इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस की बात करें तो सबसे मेन इम्यूनोजेनिक जो मीडिएटर है बेसिकली वो यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन एंड साइटोकाइंस है। और बेसिकली ये यहाँ पे आते इसलिए हैं क्योंकि इम्यूनोजेनिक रिएक्शन बी सेल और टी सेल का तेजी से वहां पे डिवीजन होता है, और उसी की वजह से ज्वाइंट में कई बार क्या होता है कि इस ज्वाइंट में कई बार आपके पेन और इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम भी उसी से कोरिलेटेड होती है, राइट। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन हो रहा है। इम्यून सेल को हम कोरिलेट कर रहे हैं टी सेल एंड बी सेल से, और बेसिकली यहाँ पे साइटोकाइंस का लेवल बढ़ रहा है, इंटरल्यूकिन का बढ़ रहा है और टीएनएफ अल्फा का बढ़ रहा है। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो यही वजह है कि आप
इन ड्रग्स को टारगेट करते हैं, लाइक टीएन अल्फा एंटागोनिस्ट बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर के थ्रू। तो एक तो वो एक अलग कंसर्न है। बहरहाल इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस फास्ट होने की वजह से बी सेल और टी सेल जल्दी से यहाँ पे साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन का बहुत सारा रिलीज करेंगी। जब ये सब सेल्स आ जाएंगी तो बेसिकली वहां पे इंफ्लामेटरी सेल्स का लेवल बढ़ेगा। इंफ्लामेटरी सेल्स लाइक मास्ट सेल, लाइक न्यूट्रोफिल्स, तो ये बेसिकली क्या करती हैं कि अपने लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करती हैं। मींस जैसे यहाँ इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस स्टार्ट हुए, यहाँ पे बेसिकली आपका इंफ्लामेटरी सेल का एक्यूमुलेशन हुआ, और इंफ्लामेटरी सेल्स जब एक्यूमुलेट होंगी तो लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करेंगी। लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करने की वजह से बेसिकली यहाँ पे जो कार्टिलेज या बोन होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे इरोजन होगा उनका, वो ब्रेक डाउन होंगे। तो बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम यहाँ पे बढ़ेंगे और वो स्टार्ट करेंगे क्या, इरोजन किसका, कार्टिलेज एंड बोन का। तो बेसिकली ये एक जनरल सा एक आइडिया हो गया कि रूमेटाइड अर्थराइटिस में चल क्या रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली रूमेटाइड अर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें एक कैटेगरी है पूरी, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटाइड ड्रग्स। तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटाइड ड्रग्स में बेसिकली आपका जो नंबर ऑफ ड्रग्स हैं उनकी जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो है मीथोट्रेक्सेट की, जिसको मैंने फ्लो चार्ट में यहाँ पे बताया है। तो बेसिकली डीएमएआरडी में आपको कुछ पॉइंट्स ये लिखने हैं कि डीएमएआरडी के बारे में आपको जानना ये जरूरी है। डीएमएआरडी बेसिकली इनकी जितने भी नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, लाइक सल्फासेलाजिन है, आपका क्लोरोक्विन है, या आप कह लो तो लेफ्लुनोमाइड है, राइट। तो ये मीथोट्रेक्सेट है, तो बेसिकली ये जो है इनकी हर की मैकेनिज्म अलग अलग है। और डीएमएआरडी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि डीएमएआरडी एक तरीके का कोई पेन रिड्यूसर नहीं होता। मींस ऐसा नहीं है कि आप इसको, जैसे हम एनएसएआईडी को क्या बोलेंगे, पेन रिड्यूसर। तो बेसिकली हम यहाँ पे डीएमएआरडी जो भी होगी ये पेन रिड्यूसर्स नहीं होती, लेकिन चूंकि ये यहां चल रहे इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस जिसमें बेसिकली इंटरल्यूकिन टीएनएफ अल्फा और साइटोकाइंस हैं उनको स्लो डाउन करती है। इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस को क्या करती है, स्लो डाउन करती है। मींस अगर जस्ट हम मीथोट्रेक्सेट को एग्जांपल में रखें तो ओवरऑल इसका जो एक्शन है वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स है। मींस टी सेल बेसिकली जो एक्टिव हो रही है तेजी से उसको क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, इनएक्टिव बनाएगा मीथोट्रेक्सेट। तो टी सेल से रिलीज होने वाले मीडिएटर लाइक साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन, इनकी भी अवेलेबिलिटी उस ज्वाइंट पे क्या होगी, कम होगी। अब जब अवेलेबिलिटी कम होगी तो उस ज्वाइंट पे इस मीडिएटर की वजह से, इन मीडिएटर्स की वजह से हो रहे सिम्टम्स का मींस लाइक इन्फ्लामेशन, पेन, वो भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो डीएमएआरडी बेसिकली कोई डायरेक्ट पेन रिड्यूसर नहीं है, लेकिन इस हर डीएमएआरडी की डिफरेंट मैकेनिज्म है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये क्या करता है, उस बेसिकली वहां पे इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस इनकी सिंथेसिस को स्लो डाउन करके प्रिजर्व करता है किसको, ज्वाइंट को। किससे प्रिजर्व करता है, ताकि फर्दर इरोजन किसका ना हो सके, कार्टिलेज एंड बोन का। लेकिन डीएमएआरडी के साथ आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना होगा कि डीएमएआरडी बेसिकली आपका ये टाइम ले लेता है 6 मंथ से अप्रोक्सीमेटली 6 वीक से 6 मंथ तक। कई बार कई केसेस में 6 मंथ से 6 वीक से 6 मंथ तक का टाइम लगता है डीएमएआरडी को अपना रिस्पॉन्स देने में। द रीजन बिहाइंड एक कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन रीजन के पीछे ये थ्योरी दी गई कि डीएमएआरडी चूंकि इम्यूनोजेनिक रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, तो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन को स्लो डाउन करना अपने आप में एक, इम्यूनोजेनिक रिएक्शन को स्लो डाउन करना एक प्रोसेस हुआ, स्लो डाउन कर दिया, लेकिन स्लो डाउन करने से उसकी क्लिनिकल रेलेवेंसी, मतलब सिम्टम ना दिखे, वो कोरिलेट होने में बेसिकली टाइम लग जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब इस एलिवेटेड इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस की वजह से बेसिकली जो डैमेज हो चुका है कार्टिलेज, तो ये क्या करेगा, इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस की फॉर्मेशन को ओवरऑल स्लो डाउन कर देगा, टी सेल बी सेल के एक्टिवेशन को स्लो डाउन करके। तो जो अब इंटरल्यूकिन या साइटोकाइंस बेसिकली नहीं बन रहे हैं, उनकी वजह से अब इरोजन नहीं होने वाला, लेकिन इरोजन जो हो चुका उसकी रिपेयरिंग में अपना खुद का टाइम लगता है। तो वो एक नेक्स्ट वजह है कि डीएमएआरडी 6 वीक से 6 मंथ तक का टाइम लेते हैं।
तो प्रॉब्लम ये होती है बेसिकली कि जब डीएमएआरडी इतना लॉन्ग टाइम लेते हैं तो उसके बीच में मीन टाइम जब आपने डीएमएआरडी की शुरुआत कर दी लेकिन उसका कोई आपको क्लिनिकल सिम्टम या क्लिनिकल कुछ फायदा नहीं मिलने वाला अप टू द 6 वीक या 6 मंथ कह लीजिए, तो आप उस बीच में क्या प्रेस्क्राइब करते हो? उस बीच में आप देते हो बेसिकली क्या? कार्टिकोस्टेरॉइड, एनएसएआईडी एंड कार्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा, क्यों दिया आपने? क्योंकि ये डीएमएआरडी बहुत स्लोली एक्ट करती हैं और ये स्लो और ये डिजीज को जो तेजी से प्रोग्रेसिव होती है उसका स्लो प्रोग्रेशन कर देती हैं। तो डिजीज का क्या कर देती है? रूमेटाइड अर्थराइटिस का स्लो प्रोग्रेशन। तो ये डीएमएआरडी के बारे में कुछ फैक्ट होगा, ये आपका जनरल आइडिया होगा किसका? रूमेटाइड अर्थराइटिस का। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि मीथोट्रेक्सेट की मैकेनिज्म। देखिए आपको इसी तरीके से फ्लो चार्ट में आपको मैकेनिज्म समझानी होगी। ओवरऑल आपको मैकेनिज्म में ये देखना है कि चूंकि मीथोट्रेक्सेट इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी की है और इम्यून सिस्टम जब कभी एक्टिवेट होगा तो टी सेल और बी सेल का ज्यादा से ज्यादा रोल आने वाला है। तो आप अगर किसी भी तरीके से टी सेल या बी सेल को डाउन रेगुलेट कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, तो आप इनडायरेक्टली इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन को प्रमोट करते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन प्रमोट होने से साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन एंड टीएनएफ अल्फा का प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इरोजन, पेन, इन्फ्लामेशन, ये सब सिम्टम क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बेसिकली मीथोट्रेक्सेट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और इस एंजाइम को इनहिबिट करने से बेसिकली सेल के अंदर क्या नहीं ब्रेक हो पाता? एडेनोसिन। तो एडेनोसिन का क्या होता है? एक्यूमुलेशन। और बच्चों जब एडेनोसिन का एक्यूमुलेशन होता है तो टी सेल के सरफेस पे एडेनोसिन का रिसेप्टर होता है, उसका नाम होता है A2A। तो एडेनोसिन टी सेल के सरफेस पे जाके बाइंड करेगा। तो एडेनोसिन क्या करता है? बाइंड टू द A2A रिसेप्टर ऑन द टी सेल। अब जब A2A रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एडेनोसिन टी सेल के, तो बेसिकली होता क्या है कि वहां पे टी सेल अब इनएक्टिवेशन स्टार्ट होगा। तो क्या हुआ? इनएक्टिवेशन ऑफ टी सेल। और जब इनएक्टिवेशन ऑफ टी सेल होगा तो बेसिकली साइटोकाइंस एंड इंटरल्यूकिन का जो लेवल है वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है। और जब एक तो ये चीज हो गई कि इधर साइटोकाइन और इंटरल्यूकिन का लेवल कम हुआ, एंड दूसरी चीज ये बी सेल के प्रोडक्शन को भी स्लो डाउन करता है, क्योंकि बी सेल का रिलीज कई बार टी सेल भी कंट्रोल करती है। तो डाउन रेगुलेशन ऑफ बी सेल भी हुआ, मींस बी सेल भी डाउन रेगुलेट हो गई, टी सेल भी इनएक्टिवेशन की तरफ जा रही है। ये सब होने से टी सेल पे प्रेजेंट CD95, जिसको हम डेथ रिसेप्टर बोलते हैं, जो जब कभी एक्टिवेट होगा तो टी सेल की एपोप्टोसिस होगी। क्या होगी? एपोप्टोसिस। तो बेसिकली CD95 एक्टिविटी अब बढ़ेगी टी सेल की। अब जब बढ़ेगी तो एपोप्टोसिस होगी किसकी? टी सेल की। और जब टी सेल की एपोप्टोसिस हुई, बी सेल का डाउन रेगुलेशन हुआ, तो ओवरऑल ये मैकेनिज्म हुई आपकी इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट। और इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट हमको यहां पे चाहिए था क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस में जॉइंट में बेसिकली इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस की वजह से आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपका मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म है। और हम नेक्स्ट कैटेगरी, कई बार आपके एग्जामिनेशन में मे बी पॉसिबल कि मीथोट्रेक्सेट ना पूछ के सल्फासेलाजिन पूछ ले या लेफ्लेवोनोमाइड पूछ ले, तो उनकी मैकेनिज्म हम सेपरेट सेशन में कवर करेंगे। तो आपके लिए बेसिकली इससे जो क्वेश्चन आने वाला है, क्लासिफाई एंटी रूमेटाइड ड्रग्स, क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना होगा। रूमेटाइड के बारे में बेसिक डिटेल जो मैंने यहाँ पे बताया, एंड मीथोट्रेक्सेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द फ्लो चार्ट डिटेल से, राइट। मीथोट्रेक्सेट आपकी एंटी कैंसरस भी होती है, तो एंटी कैंसर में बेसिकली आप डीएनए आरएनए की तरफ लेके जाते हो और इसमें आप इम्यून सेल्स की तरफ लेके जाते हो, इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन दिखाते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट। थैंक यू वेरी मच।